आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डॉक्टर का कहना था कि भोलू को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जबड़ा टेढ़ा कर लेता है और ज़ोरों से रोता है, कई तरह की आवाज़ें निकालता है। विज्ञान को चुनौती देना मेरे स्वभाव में नहीं। डॉक्टर मरीज को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि भोलू के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में कर रखा था। हमारे ज़िले से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील में मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए ही इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पहले से ही जान पहचान का था और तहसील से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत, हमारे सहकर्मी संजय खरेजी अपने छोटे भाई भोलू के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल में लगे हुए थे। संजय खरेजी का परिवार गांव में रहता था और उनकी मदद के लिए उनका छोटा भाई रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था, हंसमुख स्वभाव का, दुबला पतला सा लड़का। उम्र कोई 19 साल की होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। नेशनल हाईवे का काम प्रगति पर था। बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा ही कहता, धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट ही लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बना कर ले आता। मेरे काम के वक्त में मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज़ का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटाकर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी। वो बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात के वक्त मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी दिनेश जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कपकपाती आवाज़ में कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वो भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज़ निकल रही है और वो खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये सब देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रुकने की। संजय और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात बीत जाने का इंतज़ार किया और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, अवस्थी भैया, आज आप अपने टाइम से पहले ही आ गए। भोलू मुझे एकदम सामान्य सा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ मुझे और ही बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। आज मैं आरआई सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वो कभी नहीं भूल सकते। रात के लगभग 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतने मर्मिक थे कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती चीखें सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय के आसपास
कुछ कन्या पांडे आए और उन्होंने झाड़ फूंक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई। मैं हैरान था कि अचानक से भोलू की स्थिति इस तरह से कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई, अवस्थी जी ये लीजिए, अवस्थी भैया आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया। रावत जी अजीब डर की नज़रों से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वो सामान्य रहें, अपने अंदर का डर नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में बिजी हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफ़ी अंतर था। भोलू को वो भाई नहीं अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु कल के नज़ारे को देखकर तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि भोलू को मिर्गी या फिर कोई और दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और इन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी ये बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का भार देखा है, जिसे देखकर मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। तब मेरी स्वर्गवासी बड़ी दादी मुझे समझाती थी कि भूत भय होता है। अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता ज़रूर हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांधकर इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूंक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टरी इलाज को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही भी हो सकता है, आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही जबलपुर के लिए निकल जाएं। ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इस पर खरे जी ने कहा, ठीक है तुम सही कहते हो, मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं आरआई सर के साथ बैठकर काम में बिजी था। काफ़ी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। कलम निरंतर चलते जा रहे थे। समय दोपहर के 1:30 बजे के होंगे। अचानक खरे जी के कमरे से ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी। खरे जी ज़ोर से चिल्लाए, भोलू क्या हो गया बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धरती पर बैठा था। उसके कंठ से जोर की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो चीख रहा हो, और सहज ही वो जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे से ठंडा पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वो भोलू के नाक के पास लेकर गए। जैसे ही धुआं भोलू के नाक में गया, वो ज़मीन पर ज़ोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज़ और तेज हो गई, और तभी हम लोगों ने वो देखा जिसकी उम्मीद मैंने तो क्या, खरे जी ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। भोलू ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ खोला और उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ काला धुआं
मैंने और खरे जी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और खरे जी तो एकदम से ठिठक कर नीचे गिर ही पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। फिर एकदम से धुआं निकलकर जैसे हवा में कहीं मिल सा गया और फिर गोलू एकदम सा ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर बाद गोलू को होश आया तो गोलू एकदम सामान्य था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। यह कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि ये किसी प्रेत का चक्कर है। मैं और खरे जी मिलकर तुरंत ही भोलू को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि कल शाम को भोलू ने एक मटके के पास पेशाब कर दिया था। दरअसल उस मटके में एक जिन्न था। वो जिन्न अब बहुत ही गुस्सा है और भोलू को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है। तांत्रिक ने जिसके बाद भोलू को एक ताबीज़ दिया और फिर उसके दोनों हाथों में 2 ताबीज बांध दिए। उस दिन के बाद से भोलू कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना गए, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग ख़त्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खाकर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया।
चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नज़र डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफ़ेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफ़ेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा। जहाँ दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते, हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुँचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट जलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना ख़त्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कँपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी।
तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ, मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीट करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी, वो ज़मीन पर प्लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे, वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियाँ, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। दो कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रहे थे। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सभी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए, तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में दो कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था, और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता।